नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल के हमारे गेस्ट हैं सेंट्रल इंडिया सेगमेंट में कैनन फोटो मेंटर सम्मानित श्री विजय जी शाह। विजय जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के भीतर। आपका कृतित्व देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, साथ ही आपका वर्क भी देखा जाता है। आप जिस तरह से पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्यों को कर रहे हैं, कहीं कि आपका नाम देश दुनिया में खूब खूब पहचाना जा रहा है। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, खास तौर से जिस सेगमेंट में आपने नाम कमाया वेडिंग फोटोग्राफी के सेगमेंट में, उसको लेकर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन को भी समझना चाहेंगे कि आखिर आपने इस तरह जिस अंदाज में ऊंचाई प्राप्त की है, कितने स्ट्रगल के साथ आप जैसे व्यक्तित्व को कितने लंबे सफ़र के बाद ये हाइट मिलती है। शुरुआती दिनों को किस तरह आज याद करना चाहिए? मोटा मोटा मूले जी, मैं 1986 में जब मैं 11th पास आउट किया, लगभग स्कूल एग्ज़ाम्स के पहले से मैं, मेरे ब्रदर है संजय शाह, उनका एक स्टूडियो हुआ करता है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, चित्र मंदिर स्टूडियो नाम से। तो वहाँ पे जाने आने लगा था। ब्रदर को कोई छोटी मोटी मदद की ज़रूरत है तो बोलते थे ज़रा आप बैठ जाओ। तो छोटे छोटे काम का भी उस ज़माने में लैब बोलते थे ज़्यादा, आज भी है, बट नेगेटिव्स पॉजिटिव्स के जो भी काम होते हैं, रोल को डेवलप करना, प्रिंट आउट करना, ऐसे काम मुझे बताते रहते थे। फिर कभी उनको बाहर जाना है तो बोलते थे यार आप स्टूडियो बैठ जाएंगे, तो ठीक है। तो मैं फ़ोटोग्राफी भी चालू हो गया धीरे 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 करके, और अब तो आज ईयर में काउंट करें तो लगभग 35 ईयर्स हो गए हैं। अभी मेरी 52 की एज बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। तो लगभग बालिग होने के पहले ही मैं ये काम स्टार्ट कर चुका था, और अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। सर विजय जी, आपको जितना मैंने समझा, इंटरव्यू से पहले भी हमने ढेर सारी बातें आपसे की है, आपने एक बड़े विजन के साथ में, एक दूरदृष्टि के साथ में अपने कार्य को बढ़ाया। आखिर क्या मूल मंत्र हो सकते थे इस कार्य को आगे बढ़ाने के? आपने शुरुआती एजुकेशन तो किया, साथ ही साथ अपने आप को हर समय आप अपडेट करते रहे। आपके भीतर एक विद्यार्थी भाव जो मैं पा रहा हूँ इंटरव्यू के दौरान। कहीं ना कहीं इसका जो बेस है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं मील क्षेत्र के में मेरी पैदाइश है, मैं वहीं रहता हूँ, और हमारे क्षेत्र में बेसिकली व्यक्ति बहुत लेबोरियस होता है, वो बहुत सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि बहुत डेवलप्ड जगह नहीं थी। आज तो खैर ऊंचाइयों को छू रहा है। तो और वहाँ पे स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित जो हूँ, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, जब हमारे आदरणीय कैलाश जी, रमेश जी, ये इन लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में काम किया। तो हमें उस समय स्टूडियो पर बैठते थे, तो हमारा स्टूडियो जिस जगह लोकेट हुआ करता था, वो रोड उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने वो चीज़ों को देखा कि जब कोई चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो उसके पीछे बेसिक तो आपकी मेहनत है, बिल्कुल, और मेहनत फल देती है, बस कंसिस्टेंटली आपको काम करना होता है। आज जब मैं देखता हूँ कि 35 साल मुझे काम करते हो गए, मतलब सरकारी नौकरी के हिसाब से तो रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, तो ये लगा कि एक टाइम आता है, हर किसी को एक बॉल मिलती है, आप अच्छा स्ट्रोक खेलो, और अब तो रेगुलर मिल रही है हर ओवर। वेडिंग सेगमेंट की बात की जाए तो आप काफ़ी स्थापित नाम हो चुके हैं। विजय शाह साहब का नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है, यूँ कहें कि अब तो देश दुनिया से भी आपको खूब काम मिलने लगा है। आखिर इतनी ग्रोथ और इतनी जो प्रगति जो आपने की है, एक स्टार्ट तो आपने बहुत छोटे से स्तर से किया था, लेकिन आज बिजनेस टाइकून के रूप में भी आपका नाम जाता है। कितना सार्थक लगता है आपको अपना मनुष्य जीवन या अपना वर्किंग यूँ कहें कि कल्चर? मैंने ऐसा देखा सुना, बड़े बुजुर्ग या बड़े जो बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग कहा करते थे कि संतुष्ट हो गए तो आप रुक जाते। बिल्कुल सही। बट मेरे साथ एक चीज़ रही कि मैं शुरुआत से ही संतुष्ट भी था। मुझे जब साइकिल से काम करने को मिलता था तो मैं सोचता था आज की स्थिति के हिसाब से मैं इतना मेरे पास है तो मैं संतुष्ट हूँ। काम से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, व्यावसायिक रूप से मेरे को संतुष्टि रहती थी, और आज भी मैं बड़ा निश्चिंत हूँ कि मेरी दाल रोटी अच्छे से चल रही है, मैं अपने परिवार के लिए ठीक से कर पा रहा हूँ, या और मेरे फोटोग्राफर भाई या मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बिज़नेस को ला पा रहा हूँ, उनको रोज़गार मिल रहा है, और उनकी वजह से मेरी भी ग्रोथ हो रही है। बट मैं रेगुलर रूप में आज भी अपने आप को अपडेट करने में या अपग्रेड करने में बहुत बहुत बिलीव करता हूँ। दो चीज़ में, एक मुझे लगता है कि कैसे भी करके हमें स्वास्थ्य के रूप में हमेशा स्वस्थ रहना है, मतलब आपको फिट रहना है, मतलब इस फील्ड में
मतलब मुझसे ज़्यादा तो मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे बाल धीरे धीरे कम होते गए। मैं जब से मैं आपको देख रहा हूँ, पहले मुझे नाम नहीं पता था, बट मुझे आप ऐसे ही दिखे। बिल्कुल तो आपको भी अपनी फिटनेस की वजह से अपने काम को करने में बड़ी आसानी होती बिल्कुल है। सही। तो आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल। हमेशा फिट रहना है। तो जब मानसिक रूप से फिट रहना है, मतलब कि काम को संतुष्टिपूर्वक करना है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए और कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि सन 2020 में खूब कमा लिया तो अब 2021 में, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा। तो आप सेंट्रल इंडिया में एक्टिव दिखाई देते हैं कैनन के मोटार्स के रूप जी में। हाँ। किस तरह का कार्य होता है, किस तरह की वर्कशॉप्स होती है? कंपनी जो है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। हर बड़ी कंपनियों का एक उद्देश्य होता है, डेफिनेटली सेल उसमें एक बड़ा पॉइंट है। बट कैनन क्या है कि कैनन दुनिया में एक ऐसी कंपनी है कि वो फोटोग्राफिक मटेरियल तो सेल करती है, बट वो फोटोग्राफी भी लोगों को सिखाने की दिलचस्पी रखती है। तो हम लोग अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग स्टेट में जाके, हालांकि मुझे उन्होंने ज़्यादा काम सेंट्रल इंडिया के लिए कहा था, पर फिर धीरे धीरे लोग महाराष्ट्र में बुलाने लगे, लोग गुजरात में बुलाने लगे, फिर गोवा तक भी हम काफ़ी बार गए हैं। तो एक वर्कशॉप टाइप अरेंज होती है, इसको 1 डे वर्कशॉप या 2 डे वर्कशॉप बोलते हैं। वहाँ कुछ कभी 100, कभी 200, 400 फोटोग्राफर गैदर होते हैं, एंड हम उनको एक कम समय में छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि कैसे जो दिक्कतें आती है उसको आप फेस करें, उसको कैसे आप सॉल्यूशन मिलता है उसका, मतलब हमारे द्वारा कंपनी प्रोवाइड करती छोटे छोटे सॉल्यूशंस देती है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो आपका काम आसान होगा और आपका व्यापार में वृद्धि होगी। कभी हम एस्थेटिकल वहाँ पे वर्कशॉप करते हैं, कभी हम टेक्निकल वर्कशॉप करते हैं। एंड एक नया सेगमेंट भी अभी स्पेशली हमने स्टार्ट किया पिछले 6-7 सालों से। हमने फोटोग्राफी एज अ बिजनेस मानते हुए उसका बिजनेस मैनेजमेंट की एक क्लास हमने स्टार्ट करी। लगभग 50-60 क्लासेस मैंने अभी उसको करी, सक्सेसफुली लोग उसको अपना रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बातें करने का काफ़ी आनंद आ रहा है। इसलिए आनंद आ रहा है कि क्यों ना कि आप काम को जीते हैं, काम को जितना प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे करना चाहते हो, करते भी हैं, उतना ही थ्योरिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए खुद को पढ़ते हैं। कितना समय देते हैं फोटोग्राफी को? सर मैं तो बेसिकली आपको मतलब अगर हम गौर करें तो इतना समय तो मैं अपनी पत्नी को भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि आप 12 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक अपने काम के साथ में रहते हैं। जागते हुए हम फोटोग्राफर अपने परिवार को मुश्किल से 5 या 6 घंटे देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उन 5-6 घंटे में भी मेरी 2 या 2.5 घंटे की रोज़ की रियाज है कि मैं अपने फ़ोटोग्राफी को, उसके नए नए ट्यूटोरियल्स देखना, अपने हमसे यंगस्टर हैं जो उनसे सीखना, अपने से बड़े हैं उनसे सीखना, और नहीं तो और कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल सही कहा। विजय जी, जिस तरह का आपका अंदाज है, कहीं ना कहीं आप बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से, एक समीक्षा के साथ में फोटोग्राफी को देखते हैं, फोटोग्राफी को पढ़ते हैं और फोटोग्राफी को करते भी है। देश दुनिया की बात की जाए तो इंदौर के जो फोटोग्राफर्स हैं, क्योंकि बड़े नाम भी हैं इंदौर में, देवी अहिल्या की नगरी में देखे जाते हैं, वो नाम शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके काम को आप जैसे समीक्षक जो है, जो उभरते जो प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स हैं, वो काफ़ी करीब से देखते होंगे। आपको भी लगता होगा कि वाकई शहर हमारा जो है फोटोग्राफी में भी आला दर्जे का शहर कहला सकता है। वो कौन कौन से नाम है हमारे शहर के जो वाकई हिंदुस्तानी नहीं, देश दुनिया के अच्छे फोटोग्राफर्स हैं? डेफिनेटली सर, इंदौर के कुछ फोटोग्राफर्स ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो उनको, मतलब उनके नाम से ज़्यादा लोग शायद उनका नाम न जानते हो, पर जब उनका काम देखते थे तो बड़े बड़े फोटोग्राफर, मैंने खुद देखा है, वो फ़ोटो देख के बता देते कि ये इंदौर के इस फोटोग्राफर का फ़ोटो है। उस लेवल पे मतलब मुझे तो लगता है कि ऑनेस्टली उन 10-5 नामों को मैं टच भी नहीं कर पाया आज तक, उनके काम में इतनी गहराई है। तो स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा यहाँ जो इंस्पायर हूँ वो हेमशंकर जी पाठक हैं, हमारे सीनियर फोटोग्राफर। और सीनियरिटी में काउंट करें तो सबसे ज़्यादा एज के मिस्टर सुबंधु दुबे, जो अभी नेक्स्ट मंथ ही प्रोफेसर सुबंधु दुबे जी जो हैं वो लगभग 86-87 ईयर्स के हो जाएंगे, आज भी उसी शिद्दत से काम करते हैं। तो इन दो लोगों के नाम से मैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि 67 की एज में भी, 87 की भी एज में भी वो सीख रहे हैं। क्या बात है। और वो कभी किसी को नहीं बोलते कि हमें ऐसा आता है, लोगों को देखते सहित पता चल जाता है कि ये दुबे साहब का काम है या ये पाठक साहब का काम है, उस लेवल के। और वैसे बहुत नाम और हैं इंदौर में, प्रवीण रावत जी हैं, गुरदास दुआ जी हैं, DN बारस्कर हैं, कुछ पुराने थे नाम, राजेंद्र सिंह जी कासलीवाल जो एक अब नहीं है हमारे बीच में,
पर नई जनरेशन इसलिए नहीं जानती कि ये सोशल मीडिया पे नहीं है, बिल्कुल सही। बट उनके काम को मुझे तो लगता है आज तक इंदौर में कोई छू भी नहीं पाया है। बिल्कुल सही कहा। हमने तो पैसा कमा लिया, भले कुछ नाम कमा लिया हो, पर वैसा काम तो हम अभी भी नहीं कर पाए। जिस दिन कर लेंगे उस दिन लगेगा कि फोटोग्राफी करें। वैसे विजय जी, ये सरलता का भाव असाधारण व्यक्ति के भीतर ही आता है कि काम तो आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतने लोगों का नाम लेना, इतने सीनियर फोटोग्राफर्स का नाम लेना, ये बताता है कि आप बेहद संवेदनशील है अपने सीनियर्स के प्रति, और आप भी उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर जो है, देवी अहिल्या की नगरी जो है, कॉम्पैक्ट शहर है, खूबसूरत शहर, एक स्वच्छ शहर के रूप में पहचाना जाता है। फोटोग्राफी की यदि बात की जाए, इस सेगमेंट की बात की जाए, तो देश में कौन से स्थान पर कहा जा सकता है? देश के बड़े बड़े शहर भी है जहाँ पर बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है, बड़े बड़े, मुझे लगता है कि कंपनीज जो फोटोग्राफी के क्षेत्र के या कैमरास के क्षेत्र के कंपनीज वहाँ से रन होती होगी, बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती होगी, उसकी तुलना में इंदौर कितना कदम ताल करता नजर आता है आपकी नजर? सर आप देखें कि एक बड़े शहर से फ्लाइट एक बड़े शहर को जाती है, बिल्कुल कि अच्छा आपको अमेरिका जाना है तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट है, जी है ना। जी हमारे यहाँ ये सब संसाधन की बहुत कमी है, बट उसके बावजूद भी इंदौर की फोटोग्राफर का नाम उतनी इज्जत से इस हिंदुस्तान में लिया जा रहा है। ये बड़ी बात। तो कम संसाधनों में जो ज़्यादा अच्छा काम करता है तो करता है। डेफिनेटली उसके काम के अंदर ज़्यादा क्वालिटी है। मुंबई या और मेट्रोज में चीज़ें पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जी और चूंकि वहाँ फैशन इंडस्ट्री है, दिल्ली अपने आप में पॉलिटिकल बिल्कुल कैपिटल है, हिंदुस्तान का कैपिटल तो है ही, जी। बट पॉलिटिक्स का भी कैपिटल दिल्ली बिल्कुल है। तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो वहाँ भी पहुँचने वाला तो हिंदुस्तान भर से ही है सर। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे इंदौर से या उज्जैन से या ऐसे छोटे छोटे शहरों से वहाँ जाते हैं, जी पर यहाँ की जो क्वालिटी है, यहाँ की जो प्रतिभा है वो यहीं की है। जी यहाँ का व्यक्ति अगर मुंबई जाके कमाल कर रहा है तो हिंदुस्तानी कमाल कर रहा है, बिल्कुल सही। पर इंदौर का है, और इंदौर में रहते हुए आज स्वानंद किरकिरे को देख लो। मैं अभी रिसेंटली मैंने पलक मुच्छाल का एक सॉन्ग कोई परिचित ने रिकॉर्ड करवाया, तो मुझे ख्याल आया कि जब पलक मुच्छाल 3 साल की थी तो मैंने ही उनका पोर्ट्रेट शूट किया था। जी वो इंदौर की है। तो इंदौर में तो ढेरों, लता मंगेशकर बोल लो, मकबूल फिदा हुसैन बोल लो, जी तो ऐसे ही हमारी फोटोग्राफी में भी अब वो सारे संसाधन धीरे धीरे होने लगे जो मुंबई में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, बट डेफिनेटली साइज़ छोटा है। ओके मुंबई में आज कैमरास होंगे तो बड़े बड़े महंगे होंगे, जी पर उनका मिनिएचर यहाँ है और लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हो, सब हो। तो वैसे हमारी फोटोग्राफी कम तो नहीं है कहीं मुंबई से। सही कहा। और हम आप मुंबई जैसे- जा रहे हैं सर, बिल्कुल रेगुलर मुंबई जा रहे हैं। मूले जी, मैं अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया कुछ शूट करके आया, उसके पहले मैं और कंट्रीज़ में, यहाँ के लोग थाईलैंड जाके वेडिंग कर रहे हैं, मलेशिया, सिंगापुर कर रहे हैं। क्या बात। तो लोग भी हैं और करने वाले भी हैं सर। बिल्कुल। आप कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं आपके प्रोफेशन के चलते? सर ऐसे तो कंट्रीज़ एक टूर में कभी कभी 10 भी हुए हैं, कभी हुए हैं, उसमें कई सारे देशों में कमर्शियली भी जाके हमने काम किया है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं जिससे शायद आगे शहर को फ़ायदा हो। हम कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं 2-3 अलग अलग कंट्रीज़ में, ओके क्योंकि हमारा देश काम तो बहुत अच्छा करता है और रिजनेबल भी बहुत है। सबसे यहाँ बड़ी बात reasonable सबसे, है। तो जो काम अमेरिका में वो करवाते हैं कोई ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ के लोग, तो उनको अगर वो जितने रुपयों में पड़ रहा है कन्वर्ट होने के बाद, तो वो उनसे 10 टाइम सस्ता हिंदुस्तान में हो जाता है। ओके बट यहाँ के लोग, यहाँ के फोटोग्राफर उन तक पहुँच नहीं पा पहुंच रहे नहीं हैं, पाते। क्योंकि अभी हमें कुछ ऐसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, हमने कुछ काम किए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ ऐसा सिस्टम चालू करें कि वो काम हम लें और हमारे शहर के लोगों से करवा के हम उनको दें। क्या दुनिया भर से इंदौर के फोटोग्राफर्स को, आप जैसे सीनियर्स को काम मिलना स्टार्ट हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सर। उसका रीज़न ये है कि आज हमारे देश के लोग दुनिया भर में हैं, स्पेशली हमारे इंदौर शहर के लोग अमेरिका में हैं और ढेरों कंट्रीज़ में हैं। बिल्कुल तो उनसे कॉन्टैक्ट्स अगर है जी तो हम उनको अप्रोच करते हैं कि भाई आपके यहाँ के कोई काम हो, अब हमसे बस लिंक करवा दीजिए, बिल्कुल सही। हम उनको अपना काम दिखाएंगे और डेफिनेटली उनको हम रिजनेबल और ज़्यादा प्रॉम्प्ट तरीके से हम उनको काम करके देंगे। बाहर के लोग हिंदुस्तानी काम को बहुत इज्जत देते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। हम कमिटमेंट पे पूरा हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और काम जो हो मिलता है कमिटमेंट के साथ ही मिलता है। जो व्यक्ति कमिटमेंट पे खरा उतरता है उसके पास कहीं ना कहीं काम की भी कोई कमी नहीं होती। आपने अपनी ज़िंदगी को यूँ कहे कि फर्श से अर्श तक देखा हुआ है। एक ज़माना था जब आपने काफ़ी गर्दिश काल भी देखा हुआ है, और आज भी वो गर्दिश काल आपकी जुबां पर चढ़ता है तो आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास झलकता है। आपको एक बिग अचीवर्स के रूप में पहचाना जा सकता है। जिस तरह से आपके नाम अचीवमेंट से, अवार्ड से, फोटोग्राफी के क्षेत्र में आपको अलग अलग मंचों से सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन से बड़े सम्मान आपको अब तक मिल चुके हैं जिनका जिक्र इस प्रोफेशनल्स वाले इंटरव्यू में आप करना चाहेंगे? मतलब मेरे दृष्टिकोण से मैं सम्मान
जो मानता हूँ वो सबसे पहले मेरे ग्राहक को और मेरी सोसाइटी के लोगों को। क्या बात है। बट एज अ सर्टिफिकेट के रूप में, ऐसे तमगों के रूप में देखा जाए तो हमारी इंडियन इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल है, उसके तहत बहुत से सैलून्स, बहुत सी क्लब कॉन्टेस्ट अलग अलग शहरों में होती है। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट, आई थिंक कुछ 100 के करीब होंगे। तो वैसे काफ़ी सारे तमगे बोले हैं हम, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट बोले हैं, तो ऐसे 100 से तो कहीं ज़्यादा है मेरे पास। एक दौर था जब मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करता था, फिर समय के साथ में हर व्यक्ति व्यावसायिक हो जाता है, तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे इस सेगमेंट में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, स्वयं के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि तमगे बहुत से फोटोग्राफर को मिलते हैं जो कि नो डाउट उनकी मेहनत और काबिलियत का है, पर वो सारे लोगों को मैंने गौर किया कि शायद वो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल ना हो पाए, उनके इनोसेंस की वजह से, उनकी मासूमियत की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ कला को फॉलो कर रहे थे। तो मैंने कुछ समय पार्टिसिपेट किया, मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले और बहुत कम समय में, मतलब जिसको पाने के लिए लोगों को 10-10 साल लगे, मुझे 2-1 साल लगे। हमारी इंडियन इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल के हुज हु करके एक लिस्ट निकलती है जो पूरे हिंदुस्तान के मेंबर्स के बीच में होती है, उसमें टॉप 10 की एक लिस्ट निकलती सर, तो मैं उसमें भी रहा। क्या बात है। जैसे ही मेरा टॉप 10 की लिस्ट में नंबर आया, उसके नेक्स्ट ईयर से मैंने बंद कर दिया। शायद मेरी गलती हो सकती है, बट मैंने तो पूरा ध्यान अपना व्यावसायिकता में लगाया, क्योंकि आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सचर हो चुका है अब डिजिटल में। तो मुझे ऐसा लगा शायद उसका कोई बहुत छोटा सा अंश इस शहर में पनपा है और लोग व्यावसायिक रूप से अब काम करने लगे, एक रोजगार हो गया। फोटोग्राफी मैंने एक रोजगार का बड़ा जरिया हो गया। आत्मनिर्भरता वाला जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वो भी इसमें उसकी झलक। नंबर ऑफ फोटोग्राफर जहाँ पहले 100 होते थे, आज इंदौर जैसी जगहों पे मुझे लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ 8-10 हज़ार लोग इस फील्ड से जुड़ गए हैं। बिल्कुल। वेडिंग सेगमेंट की भी आपसे चर्चा करें। आखिर जो लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, खासतौर से फोटोग्राफी को भी अब समझने लगे, कहने कि फोटोग्राफी के प्रति जो है एक सजगता है वो दिखाई देती है, लोगों में समझ डेवलप हो गई। इसके क्या क्या कारण हैं? सर पहले मोले साहब, आज से बहुत सालों पहले जब मैं इनिशियल दौर में था, तो एक वेडिंग को कवर करने के लिए एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर हुआ करता था। बिल्कुल सही। और वो पूरी वेडिंग को उसी तन्मयता से आज जैसे हो रहा है वैसे और ज़्यादा तन्मयता से काम करते हुए कवर करते थे। बट अब वेडिंग का साइज़ भी बढ़ गया है, लोग शादी को भी एक दिवाली के त्यौहार तरीका मना रहे हैं और वो अपनी शादी को बिल्कुल डिफरेंट चाहते हैं। वो उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, एंड वो उसके ऊपर रिसर्च करने लगे हैं। मतलब एक क्लाइंट पूरी रिसर्च करता है कि मुझे मेरी शादी में कैसे परिधान होना चाहिए, कैसा डेकोर होना चाहिए, और उसको कवर करने के लिए फ़ोटोग्राफ़र कैसा होना चाहिए। तो इसमें रोज़गार तो बड़ा है, लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। तो वो जो एक और एक मैंने 2 लोगों की टीम हुआ करती थी, अब वो आज के समय में 25 और 30 लोगों की टीम होने लगी है, जो फील्ड पे काम कर रही हैं, और पीछे से बैक ऑफिस मतलब जो एडिटर्स होते हैं वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसका पोस्ट का काम बढ़ गया जो वर्षों पहले नहीं था। सिर्फ रोल डेवलप होती थी, प्रिंट बन जाती, एल्बम में स्टिक करें एंड क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट की डिमांड्स बढ़ने लगी, क्योंकि ग्लोबली हम एक हो गए पूरी दुनिया। तो मुझे लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। जब इनिशियल स्टेज पे काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार क्या कभी जीवन में मोटरसाइकिल खरीद पाऊंगा, क्योंकि इसमें अर्निंग नहीं हो पा रही। बट आज मुझे लगता है कि बड़ा बिजनेस, एक अच्छा बड़ा बिजनेस हो गया ये भी, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेगमेंट ही वेडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस अंदाज में आप बातें करते हैं, जिस अंदाज में आप अपने प्रोफेशन को लेकर संजीदा नजर आते हैं और बहुत क्रिएशन के साथ में काम करते हैं, क्रिएटिव वर्क में आपका हमेशा ध्यान लगा रहता है, क्या आपको ऐसा लगता है आपको ये माइंड सेट जो करते हैं वो आप बिजनेस में तो माइंड सेट कर ही लेते हो, लेकिन जो वर्क को लेकर जो माइंड सेट करना होता है उसके लिए कोई अध्यात्म, योग, प्राणायाम की शरण होना पड़ती है? मैं प्राणायाम तो नहीं करता हूँ, और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझे भगवान में पूरा बिलीव है, बट इसका इंस्पिरेशन मुझे उन लोगों से मिलता है जो हमें रिजेक्ट करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि रिजेक्ट तो सभी होते हैं, लोग उसको स्वीकारते नहीं हैं। आज भी इतने सालों के बाद भी मैंने देखा है कि एक क्लाइंट जब हमसे मिलने आता है तो ठीक है, हमारा कन्वर्जन रेट औरों से ज़्यादा है, बट हमें भी कोई रिजेक्ट कर देता है। शायद उनकी और हमारी वेवलेंथ ना मिलती हो, या मेरा काम उस वैसा नहीं है जैसा उसको चाहिए। बिल्कुल सही।
तो वो रिजेक्शन मेरे को ज़िंदा रखे हुए हैं। जैसे ही क्लाइंट रिजेक्ट करके जाता है, मैं कभी बुरा नहीं मानता, मैं सोचता हूँ इन्हें क्यों रिजेक्ट किया। अगर दाम की वजह से कोई क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है तो हम उसको कुछ भी नहीं सोचते। बिल्कुल सही कहा। बट अगर ऐसा लगा कि इसने दाम की, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई इशू नहीं था, इसको शायद मेरा काम नहीं पसंद आया है, तो हमको 2-4 दिनों तक तो ऐसा लगता है कि अभी भी कितना बाकी है। क्या बात, तो वही जिंदा रखे हुए हैं, रिजेक्शन। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। क्या बात है, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ आपके वर्क को आप करते हैं। आपके भीतर एक खूबी और मैं देखता हूँ, आपके ऑफिस में जिस तरह कैमरास रखे हुए हैं, अलग अलग समय के रखे हुए हैं, कहीं आपने बताया कि 120 साल पुराना कैमरा भी आपके पास है। कितने पीसेस है अपने पास में एंटिक? मेरे पास उसको एंटिक कहेंगे कि नहीं, ये मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि ये तो कोई जानकार बता पाए। बट 40 साल पहले से लेके लगभग 120 साल तक के बीच के कैमरास मैंने गैदर किए हैं। कई जगहों से हमने ख़रीदा है, बहुत से लोगों ने हमें गिफ्ट किया है। उनको लगा कि शायद हम इसका ध्यान रखेंगे। और मेरे लिए कैमरास मतलब बच्चों समान है। क्या बात, अगर मैं ऐसा मानूँ तो। मुझे कभी किसी ने सवाल करा था, सर आप जैसी कोई अच्छे व्यक्ति ने, कि ये आपके लिए क्या महत्व रखता है, तो मैंने उनसे कहा था कि डेफिनेटली मेरी शादी हो गई तो पत्नी मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी हुई है, देन उसके बाद मेरे बच्चे। बट मैं मोहब्बत तो इनको परिवार से ज़्यादा करता हूँ साहब। क्या बात, ये मेरी एक्चुअल मोहब्बत है मेरे कैमरा से। तो मेरे पास लगभग 150 के करीब कैमराज हैं अभी। इसमें मैंने कुछ अपने स्टूडियो में डिस्प्ले किए हैं, और जब तक जिंदा है, जब तक रहेगा, फिर बाकी दुनिया जाने जो उनको करना हो इसका। बिल्कुल सही कहा। और बेचूंगा नहीं कभी। आपसे चर्चा करने का और मन कर रहा है, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि आपने जिस तरह से कंक्लूजिंग तक के इस एपिसोड को लाए, इस शो को लाए, इस चर्चा को लाए, कन्वर्सेशन को लाए, सार्थक रही आपकी हमारी चर्चा, क्योंकि हमने प्राइम टॉक की शुरुआत इसी उद्देश्य को लेकर की थी कि आप जैसे शख्सियतों का इंटरव्यू करें जो वाकई कितना प्रेम अपने वर्क से करते हैं। इक्विपमेंट से व्यक्ति इतना प्रेम कर सकता है, कहीं ना कहीं वो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चली। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक प्रोफेशनल्स बतौर चर्चा की, दिल से चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।